सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 10 पाठ नंबर 3 सेनापति के बारे में। इस पाठ का हम कल जीवन परिचय पढ़ चुके थे। सेनापति का जीवन परिचय हमने कल वाले क्लास में पढ़ लिया और आज हम सेनापति का जो काव्य शीर्षक है ऋतु वर्णन। काव्य शीर्षक कौन सा है? ऋतु वर्णन, यानी ऋतुओं का वर्णन। ऋतु आपको पता ही है 6 प्रकार की होती है, जिसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है इसमें। तो अपनी कक्षा को बिना देरी के हुए आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 10 पुस्तक का नाम क्षितिज का पहला पद हम शुरू करने जा रहे हैं। एक पहला पद की जो विशेष बात है, पहला पद में ये बता रहा हूं कि वसंत ऋतु का आगमन होता है और किस प्रकार होता है वसंत। इस प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन एक राजा की तरह होता है। राजा किस प्रकार सज धज करके, उसके साथ सेना होती है, उनके साथ गाजे बाजे वाले भी होते हैं, उनके साथ और भी पूरी साज तैयारी होकर के पूरा लाव लश्कर के साथ जिस प्रकार एक राजा युद्ध भूमि में जाता है या कोई समारोह में जाता है तो किस प्रकार सज धज कर जाता है, उसी प्रकार इस प्रकृति रूपी मतलब लाव में वसंत एक राजा के समान आगमन है। तो इसकी सीधी सी बात है, वसंत का आगमन राजा की तरह। वसंत का आगमन राजा की तरह होता है। वसंत रूपी राजा, वसंत रूपी राजा। यहां पर वसंत को क्या बताया? राजा बताया, तो एक रूपक अलंकार हो गया। तो देखिए, बरन बरन तरु फूले उपवन बन। बरन बरन यानी तरह तरह के रंग, विभिन्न प्रकार के रंग। तरु यानी पेड़, फूले यानी फूल, उपवन यानी बाग या बगीचा, बन यानी वन। कह रहे हैं कि वसंत रूपी राजा का आगमन होने पर पूरी प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे हैं, बाग बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं, उनकी डालियों पर सुंदर सुंदर रंग के फूल खिल जाते हैं। कब होता है ऐसा? वसंत ऋतु का आगमन होता है तब। सोई यानी वही चतुरंग, चतुरंग का मतलब होता है चतुर यानी चार अंगों वाले एक राजा होता है ना। जब लाव लश्कर के साथ युद्ध भूमि में जाता है तो 4 अंगों वाली सेना साथ में जाती है। पैदल है, रथ है, घुड़सवार है और हाथी। इस प्रकार के 4 सेना राजा के साथ साथ चलती है। तो उसी प्रकार ये पेड़ों में जो फूल खिलना, सुंदर सुंदर कलियां आना, सारा वातावरण खुशमें होना, ये वसंत रूपी की कौन है? सेना है। सेना का आगमन हो रहा है ऐसे लग रहा है। बंदी का मतलब होता है चारण जाति के जो भाट लोग होते हैं। भाट लोग होते हैं ना, जो राजाओं की वंशावली गाते हैं, स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं। तो जिस प्रकार राजा का चारण जाति के जो भाट है उन लोगों द्वारा वंशावली विरुद्धावलियां गाती जाती है, उसी प्रकार बंदी जिमी जैसे यहाँ इस प्रकृति में वसंत ऋतु का जो आगमन हो रहा है, तो यहाँ पर वंशावलियां कौन गा रहे हैं वसंत ऋतु की? देखिए, बोल रहे बिरद का मतलब होता है यस करना, यस करना। बिरद का मतलब क्या होता है? यस। बिरद का मतलब होता है यस। बिरद बीर का मतलब होता है तोते, कोकिल यानी कोयल। तो यहाँ पर वसंत रूपी राजा का आगमन होने पर तोते और कोयल उनका गुणगान कर रहे हैं। जिस प्रकार राजा का आगमन होता है तो बंदी यानी भाट जाति के जो लोग होते हैं वो उनका यशगान कीर्ति कर रहे हैं, गा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ वसंत रूपी राजा का आगमन होने पर तोते और कोयल अन्य पक्षी उनका यशगान कर रहे हैं। आवे गुंजन यानी गुंजायमान, मधु यानी भौरे, गान गुण यानी गुणगान गीत गा रहे हैं। अब वसंत रूपी राजा का आगमन होने पर चारों तरफ
तरफ वनों में, उद्यानों में भंवरे होते हैं, जो भ्रमर होते हैं, वो गुण ग्रहण करते हुए गुणगान कर रहे हैं, उनका यशोगान कर रहे हैं, यानी गुण ग्रहण करते हुए यशोगान कर रहे हैं। कौन? भंवरे। आवे आसपास, यानी आसपास में आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? पूपन। पूपन का मतलब होता है पुष्प, फूल का पर्यायवाची, ध्यान रखना। कि सुबास, सुबास का मतलब होता है सुगंध, सो यानी वही। तो जिस प्रकार वसंत रूपी राजा का आगमन होने पर इस प्रकृति में चारों तरफ फूलों की खुशबू आने लग जाती है, सौंधी सुगंध आने लग जाती है, एक मनमोहक दृश्य बन जाता है। सोने के सुगंध मांझ सने रही तू, एक वातावरण इस प्रकार बन जाता है कि जिस प्रकार राजाओं के मेलों में हर समय सर्वत्र चारों तरफ फूलों की खुशबू आती है, अच्छी प्रकार से सुगंध आती है, तो उसी प्रकार इस वसंत रूपी ऋतु में चारों तरफ सर्वत्र सुगंध फैल जाती है। क्यों? क्योंकि पुष्पों से सुगंध आ रही है, वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। लेकिन सोने के सुगंध मांझ बीच में सन्ने रही, सन्ने यानी लिप्त रहते हैं। जिस प्रकार राजा के मेलों में सुगंध आ रही है, फूलों की खुशबू आ रही है, उसी प्रकार वसंत के आगमन से चारों तरफ जो बाग बगीचे है उनमें से सुगंध आ रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतुराज कहे तू। शोभा को समाज यानी सेनापति कहते हैं कि शोभा का समूह सुख में सुंदर सज धज करके वसंत ऋतु का आगमन एक राजा की भांति हो रहा है। आवत बसंत ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा। ऋतुराज का मतलब क्या होता है? ऋतुओं का राजा कौन होता है? बसंत होता है, वसंत होता है। बसंत तत्व वसंत तत्सम शब्द है। आवत बसंत ऋतुराज कहते हैं, बसंत ऋतु आ रही है। तो प्रश्न आ सकता है, वसंत ऋतु का आगमन होने पर प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आते हैं, प्रकृति में कैसा माहौल हो जाता है? प्रश्न आ सकता है। तो इसे पूरे पद्यांश का भावार्थ लिखना है आपको। मैं इनको अपनी भाषा में वापस कर देता हूँ कि वसंत ऋतु का आगमन राजा के समान हो रहा है। वसंत ऋतु आने पर चारों तरफ पेड़ पौधों के ऊपर फूल, सुंदर सुंदर फूल फल लग जाते हैं, और कोयल और तोते उनका यशोगान करते हैं। भंवरे भी वन और बगीचों से गुण ग्रहण करते हुए उनका यशोगान कर रहे हैं। चारों तरफ फूलों की खुशबू आने लग जाती है, और जिस प्रकार राजाओं के मेलों में सुगंध फैली हुई रहती है, उसी प्रकार यहाँ भी इस प्रकृति में भी, इस माहौल में भी अच्छी सुगंध फैल जाती है। और शोभा का समूह सुंदर सुखमय और सज धज करके, सेनापति कह रहे हैं कि वसंत ऋतु है वो शोभा के समूह सुंदर सुखमय सज धज करके एक ऋतुओं का राजा वसंत का आगमन हो रहा है। तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार, बरन बरन यानी पुनरुक्ति प्रकाश, यहाँ अलंकार बरन बरन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बंदी जीवी बोलत बोलत बे और बिरत बे और बे, यहाँ दो वर्णों की आवर्ती बार अनुप्रास अलंकार हो गया। रूपक अलंकार हो गया, वसंत रूपी राजा। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ यहाँ पर। कवित छंद, पहले भी पंक्ति आई थी, कवित रत्नाकर इसकी ग्रंथ का नाम है। कवित छंद का प्रयोग ब्रज भाषा का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। यह इनका काव्य प्रसंग था, काव्य शास्त्र का था। इसमें यही है। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा में सलेश अलंकार के माध्यम से दो ऋतुओं का वर्णन हुआ है। कौन सा अलंकार मुख्य है? सलेश अलंकार। सलेश अलंकार का प्रयोग हुआ इसमें, और सलेश अलंकार के माध्यम से दो ऋतुओं का वर्णन है। दो ऋतुओं का देखिए, पहले तो हम करेंगे भीषण ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, और फिर करेंगे मतलब वर्षा ऋतु का वर्णन। इसमें देखो इस पाठ परिचय में भी दे रखा है। ऊपर से पाठ परिचय वाली लाइन में देखिए, तीसरी लाइन में देखो, पेज नंबर 9 नीचे से दूसरी लाइन देखिए। क्योंकि इस तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति में जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयना विराम एवं सुखमय हो जाती है। दोनों ही ऋतुओं का वर्णन, ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु का। देखिए
देखे क्षिति, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी अंबर चले। यहाँ पर सरल सरलकार का मतलब भी होता है एक ही शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। एक ही शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। कि मैं इसमें कौन कौन से शब्दों के दो दो अर्थ होंगे। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है जल, तो पहला अर्थ हम लेंगे जलन यानी अत्यधिक ताप, और दूसरा अर्थ लेंगे अत्यधिक जल, अत्यधिक जल। ये सरल सरलकार का प्रभाव है। आगे देखिए इसमें आया है महाजल, महाजल। महाजल का मतलब एक तो होता है अत्यधिक गर्मी, और एक होता है वर्षा की जड़ी लगना या वर्षा की जड़ी, वर्षा की जड़ी लगना। आगे देखिए और इसमें आया है बादल, इसका भी दो अर्थ लेना। एक तो होता है दावाग्नि और एक होता है भादवा का महीना, भादवा का महीना। और देखिए इसमें एक है जलद, इस जलद का अर्थ दो लेंगे हम। एक तो होता है बादल, एक तो होता है बादल, और एक देखिए जल तेज गर्मी, तेज गर्मी। आगे है देखिए तरमी, एक का नाम लेंगे सूर्य, एक का नाम लेंगे नव। एक गणछा, गणछा, इसका भी दो अर्थ लेंगे हम। एक बादलों की छाया, एक घनी छाया, घनी छाया। ये दो दो अर्थ लेंगे हम। तो इस प्रकार देखिए मैं इन शब्दों को प्रयोग करते हुए लिखा है। देखिए क्षिति यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, जले जलन है, चारी और चौर यानी चार। और पहले सबसे पहले मैं किस ऋतु का वर्णन कर रहा हूं, उसमें किस ऋतु का वर्णन कर रहा हूं, किस ऋतु का देखिए। फिर करेंगे बरसात ऋतु का। तो जल देखिए यानी देखो, क्षिति यानी पृथ्वी और आकाश के बीच चारों ओर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी और आकाश के बीच चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, अत्यधिक जल ही। पहले हम ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, तो आएगा जलन यानी अत्यधिक तापमान बढ़ गया, अत्यधिक भयंकर तरीके से गर्मी बढ़ गई है, जलन हो रही है यानी लू लग रही है, तापमान अत्यधिक बढ़ रहा है तो तेज गर्मी पड़ रही है। देखिए क्षिति और अंबर यानी क्षिति यानी धरती और आकाश के बीच जितना भी चारों ओर कहीं पर भी देख लो अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव है। तीन यानी उनके तरबर यानी वृक्ष सभी के रूप हरियो, अब सभी का रूप हरण हो गया, सभी का रूप हरण हो गया, सूख गए। अत्यधिक इतनी गर्मी पड़ी है कि जितने भी पेड़ पौधे जो हरे भरे थे वो सब सूख गए। महाजल लागे, महाजल यानी देखो अत्यधिक गर्मी लागे, ज्योति बादों की होती चले, ज्योति बादों की होती चले। बादों का मतलब यहाँ लेंगे हम दावाग्नि, दावाग्नि यानी जो जंगलों में लगने वाली आग। तो इसका मतलब है अत्यधिक ग्रीष्म के प्रभाव इतना बढ़ गया कि जो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो दावाग्नि के समान जला रहा है हमें। लिखा देखो क्या लिखा है, महाजल कितनी जड़ी लगी है, अत्यधिक ताप की जड़ी लगी, ज्योति बादलों की होती चली। ऐसा लग रहा है कि बादलों के पहले बरसात की जड़ी लगती है ना, उस प्रकार से अत्यधिक गर्मी की जड़ी लग रही है। जलद का मतलब होता है
भयंकर ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के ताप से बचने के लिए नदियों का जो पानी है उनका सेवन करके अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु से मुक्ति पाना चाहते हैं। नदी के पानी का सेवन करके, ठीक है ना, दारू करनी तरह नदी सुख पावे, सब नदी के जो पानी है उनको पी करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सिरी यानी शीतल, गन्छा यानी गन्नी छाया, बादलों की गन्नी छाया, चाहे वो चित दरियो है, चाहे वो इन बादलों की छाया है, बादलों की छावाओं का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब बादलों की छाया गहरी हो और कब हम इस ग्रीष्म ऋतु से मुक्ति पा सके। देखो चतुराई, किन की चतुराई देखो, सेनापति कविता, सेनापति कह रहे हैं कि मेरी कविता की चतुराई तो देखो, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है मैंने किस प्रकार वर्षा ऋतु का या वर्षा ऋतु का वर्णन ग्रीष्म ऋतु में कर दिया है। ये तो किसके विषय में था, ये तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में था। अब वर्षा ऋतु के बारे में देखिए, अब हम वर्णन कर रहे हैं वर्षा ऋतु के बारे में। तो इसमें इसका अर्थ हो गया, इसका भी अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया, इसका भी अर्थ हो गया। तभी का सूर्य ले लिया हमने, बादलों की छाया ले लिया, अब ये लेना अत्यधिक जल, वर्षा की झड़ी, भादों का महीना, बादल, नाव और घने, ये अर्थ लेना है। इन शब्दों का अर्थ इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, देखे छिति जल देखे छिति अंबर जले चारी ओर, यानी देख जितनी तरफ भी देखो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। तीन तरवर सबको रूप हरियो है और वर्षा ऋतु आगमन से सभी पेड़ पौधे है वो हरे भरे हो गए। महाजन आगे ज्योति बादल की ओर चले। इस प्रकार जिस प्रकार बादल के महीने में बरसात की झड़ी लगती है, उसी प्रकार इस ऋतु में भी अभी भादवे का महीना आएगा बाद में, लेकिन भादवे से पहले ऐसा लग रहा है कि भादवे के महीने में जिस प्रकार बरसात की झड़ी लगती है, उसी प्रकार अब बरसात की झड़ी लगी हुई है। इतना बादलों से पानी बरस रहा, लेकिन महाजन लागे यानी झड़ी लगी, ज्योति बादलों की होती चले। भादवे के महीने में जिस प्रकार झड़ी लगती है बरसात की, उसी प्रकार झड़ी लगी हुई है। जलद पवन तन सेक मानो परियो है, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, बाद अत्यधिक बरसात होने की वजह से जो ठंडी हवाएं चल रही है, वो ठंडी हवाएं हमारे शरीर को अत्यधिक कंपी या कंपायमान कर रही। पवन तन सेक मानो परियो, इसका मतलब ये होगा दारू तरनी तरह सब नदी सुखा और चारों तरफ पानी पानी होने से सब लोग नाव में बैठ करके नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी पानी हो गया तो जाना दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए नदी का सहारा ले रहे हैं। श्री गंछा चाहे वो चित दरियो है, गली छाया का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर भी बादलों की देखो चतुराई, सेनापति कविता की, सेनापति कह रहे हैं कि मेरी कविता की चतुराई देखो, मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है वो किस प्रकार वर्षा ऋतु में कर दिया है। तो इसमें क्लिष्ट श्लेष अलंकार के माध्यम से दोनों ऋतुओं का एक साथ वर्णन कर दिया गया है। तो इसमें यही है, और इसमें अनुप्रास, श्लेष, काव्यनिक अनुप्रासों का उपयोग, उपमा अलंकार, उपमा काया सबसे अंत में लिखा है ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो, यहाँ पर होगा ब्रज भाषा का प्रयोग। और सुंदर दृश्य बन गया, धरती का नैना विराम देखते ही मनमोहक हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि सेनापति ने किस प्रकार श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए बरसात ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का एक साथ वर्णन किया। आज के लिए तुम्हारा यही टॉपिक रहा। धन्यवाद।